डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था फोर्स कांस्टेंट, रिड्यूस्ड मास और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। ठीक है, तो आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हम देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या फर्क पड़ता है वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मैं आपको दो मॉलिक्यूल्स दिखाता हूँ, दो अल्कोहल्स दिखाता हूँ। स्पेशली सपोज ये एक अल्कोहल, ये है अल्कोहल ROH, राइट। दूसरा अल्कोहल ऐसे, मतलब ये अल्कोहल जो ये मान लो ये फ्री अल्कोहल है, इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है। यहाँ पे मैं दूसरा एक अल्कोहल लेता हूँ, सपोज एक अल्कोहल में बनाऊंगा ऐसे और दूसरा बनाऊंगा मैं ऐसे, और एक अल्कोहल के साथ में इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ऐसे। मेरी बात समझ में आ रही है? हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ना, ये एक्चुअली मतलब दो पोल्स के बीच में बॉन्ड बनता है। मान लीजिए ये अगर हम लेंगे, ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे ये डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, जब दो डेल्टा नेगेटिव के दरमियान हाइड्रोजन आता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि इन दो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, और ऐसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के पास में रहती है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। अब देखो, यहाँ पे मैंने ये डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव इसलिए दिखाया ताकि बात समझ में आ जाए। ये डेल्टा नेगेटिव चार्ज इस नेक्ड प्रोटॉन को, डेल्टा पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा। उससे क्या होगा, ये जो बॉन्ड लेंथ है ये बढ़ जाएगा, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ बढ़ नहीं सकती क्योंकि इसको कोई खींचने वाला नहीं है। यहाँ से यहाँ तक कि एक अल्कोहल है ना, इसके बाद में ये वाला दूसरा अल्कोहल, ये अल्कोहल इस अल्कोहल के हाइड्रोजन को हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू अपनी तरफ खींच रहा है। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा फिर जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गई तो इसके लिए फ्रीक्वेंसी ज़्यादा लगेगी कि कम लगेगी? इसको वाइब्रेट कराने के लिए शाबाश कम फ्रीक्वेंसी लगेगी, यानी इसके लिए जो वेव नंबर लगेगा वाइब्रेशन कराने के लिए वो कम लगेगा। समझ में आया? अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं, यहाँ पे हमारे पास में दो तरह के मॉलिक्यूल्स, एक है फ्री मॉलिक्यूल ये वाला फ्री अल्कोहल, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डेड। अगर मैं इनके वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछूं, कौन से वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के बारे में? इनकी OH वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के बारे में। अब आप मुझे बताओ, ये जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है ये किस में ज़्यादा होगी, फ्री वाले में कि H बॉन्डेड वाले में? फ्री वाले में वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो कम है एज कम्पेयर टू दिस। इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, इसका बॉन्ड लेंथ कम है। ठीक है, इसका बॉन्ड लेंथ कम है। बॉन्ड लेंथ कम है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है। बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो इसका मतलब इसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा लगेगी। फिर मैं ऐसा बोलूँगा, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर ऑफ फ्री वाले OH का इससे H बॉन्डेड वाले से ज़्यादा है। H बॉन्डेड इससे ज़्यादा है। समझ में आया? यहाँ तक तो क्लियर है? शाबाश। अब और एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, अगर इसकी बात करेंगे, जितना ये हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा, ये वाला स्ट्रांग बनेगा, उतना ये हाइड्रोजन इसकी तरफ ज़्यादा खींचेगा। समझ में आया ना? जितना ये इसकी तरफ खींचेगा उतना ये इस ऑक्सीजन से दूर होगा, यानी उतना ये लेंथ बढ़ेगा। और जितना लेंथ ज़्यादा बढ़ेगा उतना वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, यानी इसको वाइब्रेट कराने के लिए जो फ्रीक्वेंसी है या एनर्जी है वो कम लगेगी। समझ में आया ना? तो मैं ये कहूँगा कि देयरफॉर म्यू बार जो रहता है, ठीक, म्यू बार, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। चलेगा ना? स्ट्रेंथ ऑफ H बॉन्ड, ये बात याद रखना। ठीक है, क्लियर? अब ये एग्जाम्पल देखो, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन ये है मोनोमर। मोनोमर मतलब ये फ्री है। ठीक है, मोनोमर।
यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो यहाँ से यहाँ तक एक कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन यहाँ पे ये डाइमर बन गए हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। समझ में आया? अगर ये डाइमर बन गए, मैं बोलूँगा इसको डाइमर, ये डाइमर किसकी वजह से बन गए? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो इसका मतलब ये वाला ग्रुप जो है, ये वाला ऑक्सीजन इस वाले हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा, ठीक है, ये इंक्रीज होगा। ये वाला ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये वाला बॉन्ड लेंथ जो है वो बढ़ जाएगा, ये इंक्रीज हो जाएगा। अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ गया दोनों साइड में, तो क्या होगा फिर? इसके लिए जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, यानी OH स्ट्रेचिंग के लिए, OH के लिए जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, वो इसमें कम होगी, दूसरे वाले मॉलिक्यूल में वो कम होगी, जबकि पहले वाले मॉलिक्यूल में वो ज़्यादा होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि म्यू बार ऑफ 1 इज ग्रेटर देन म्यू बार ऑफ 2, राइट? यहाँ तक तो समझ में आया? शाबाश। अब यहाँ पे देखो, ये है एक एल्डिहाइड, इसके पास में कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पे अल्कोहल है। आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग शायद आती होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड ये तो नहीं बना सकता, क्योंकि ये किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच नहीं है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता। लेकिन अल्कोहल का ये H हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच है। समझ में आया? अब इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ये है डेल्टा नेगेटिव ये वाला, ये है डेल्टा पॉजिटिव। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ये प्रोवाइड करेगा, यानी मैं बोलूँगा कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसका होगा, इसका न्यूक्लियस होगा। इसको कहते हैं हम, जिसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा होता है उसको हम कहते हैं डोनर। ये यहाँ पे डोनर है और यहाँ पे ये एक्सेप्टर है। बात मेरी समझ लेना, मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो, ये डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड बन रहा है, ये इसकी तरफ जाएगा, ये इसकी तरफ जाएगा, दोनों एक दूसरे की तरफ खींचेंगे। समझ में आया ना? उससे क्या होगा, इसकी जो बॉन्ड लेंथ है ये भी बढ़ जाएगी, और यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है ये भी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक जा रहे हैं, इन्हें पराये लोग नज़दीक आ रहे हैं, जो अपनों से ये दूर जा रहे हैं, जो उसके खुद के हैं उनसे दूर जा रहे हैं। समझ में आया? तो मैं ये कहूँगा कि इस केस में इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या मैं बोलूँ इन H बॉन्डिंग, बोथ डोनर एंड एक्सेप्टर ग्रुप फ्रीक्वेंसी जो या वेव नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। ये याद है, चाहे इसका हो, एक्सेप्टर का हो या डोनर का, दोनों में बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, यानी यहाँ पे कम फ्रीक्वेंसी लगेगी, राइट? ये समझ में आया? शाबाश। अब मैं अगर इन्हीं को दूर दूर बना दूँ, सपोज ये है R C डबल बॉन्ड O, ये है एल्डिहाइड, ये भी फ्री है, और यहाँ पे ROH ये भी फ्री है, ये दूर दूर है, इनमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं। तो उस सूरत में क्या होगा, इनकी जो वेव नंबर होगा, यानी फ्रीक्वेंसी जो होगी इनकी, वो बढ़ जाएगी। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हुई तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। ये आपने समझ लिया, ठीक है? अब हम यहाँ पे 5वां पॉइंट डिस्कस करते हैं, दैट इज स्ट्रेन। स्ट्रेन में बताता हूँ कैसे आता। देखो, ये मॉलिक्यूल को ले लो, ठीक है? इस मॉलिक्यूल में R ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, इसके पास में भी इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है? तो दो बल्कि ग्रुप जब नज़दीक आएंगे तो यहाँ पे एक स्ट्रेन पैदा होगी, यानी ये जो बॉन्ड है ना, ये वाला डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, इनकी जो प्लेनरिटी है वो कम हो जाएगी टिल्टिंग की वजह से, ठीक है? यहाँ पे स्ट्रेन है, जबकि यहाँ पे R ग्रुप इधर है और O ग्रुप इस साइड में, तो इसमें कोई स्ट्रेन नहीं है। तो इसमें कोई स्ट्रेन नहीं, तो इसका जो ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड ये प्लेन में रहेंगे, एक दूसरे के प्लेन में रहेंगे। तो यानी ये मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पे जो कंजुगेशन होगी इस स्ट्रेन की वजह से, क्योंकि मॉलिक्यूल को घूमना पड़ेगा थोड़ा सा स्ट्रेन की वजह से, यहाँ पे लेस कंजुगेशन होगी, जबकि यहाँ पे कंजुगेशन ज़्यादा होगी। अगर कंजुगेशन ज़्यादा हो गई, इसका मतलब ये डबल बॉन्ड इधर, ये डबल बॉन्ड इधर, तो उस सूरत में क्या होगा, ये जो C डबल बॉन्ड O है ना,
इसमें ये कैरेक्टर आ जाएगा सी सिंगल बॉन्ड ओ रेजोनेंस की वजह से। और डबल बॉन्ड जो ये ज्यादा ये छोटा रहता है एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। समझ में ना, सिंगल बॉन्ड में हमें एनर्जी कम लगेगी इसको वाइब्रेट कराने के लिए, जबकि डबल बॉन्ड में एनर्जी ज्यादा लगेगी, है ना। तो कंजुगेशन की वजह से यहाँ पे जब सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो इसका मतलब इसमें फ्रीक्वेंसी उस समय कम लगेगी, राइट। तो कंजुगेशन जब बढ़ जाता है तो रेजोनेंस कम हो जाता है, सॉरी रेजोनेंस ज्यादा होता है, रेजोनेंस ज्यादा होता है। अगर रेजोनेंस ज्यादा हो गया तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाता है, कम, बॉन्ड लेंथ हो जाता है कम, बॉन्ड स्ट्रेंथ, मैं फिर से उल्टा बोल रहा हूं मैं, कंजुगेशन हो गया ज्यादा हो गया तो रेजोनेंस ज्यादा हो गया, रेजोनेंस ज्यादा हो जाएगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। इसका मतलब यहां पे फ्रीक्वेंसी भी कम लगेगी, राइट। जबकि इसमें फ्रीक्वेंसी यहां पे ज्यादा लगेगी क्योंकि यहां पे कंजुगेशन नहीं हो रहा। अगर ये मॉलिक्यूल ए है, ये मॉलिक्यूल बी है, फिर मैं बोल सकता हूं कि म्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन म्यू ऑफ बी, यानी म्यू बार ऑफ बी, राइट। यहां तक तो समझ में आया। अब लेते हैं ये वाला एग्जाम्पल, ये भी इसी की जैसा है, लेकिन यहाँ पे आर की जगह फिनाइल ग्रुप है, यहाँ पे ये बल्कि ग्रुप है, यहाँ पे बल्कि ग्रुप, स्टीरिक रिपल्शन, यहाँ पे कोई स्टीरिक स्ट्रेन नहीं है ना, यहाँ पे स्ट्रेन नहीं है मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये सॉरी ग्रुप्स के बीच में। अब स्ट्रेन नहीं है तो यहाँ पे कंजुगेशन ज्यादा होगी, कंजुगेशन ज्यादा, यहाँ पे कंजुगेशन कम। अब कंजुगेशन ज्यादा, कंजुगेशन जो है वो जब ज्यादा होता है उस समय बॉन्ड लेंथ क्या होता है, वो कम होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, वो बढ़ जाता है। फिर मैं उल्टा बोल रहा हूं, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होता है, ठीक है। तो इसका मतलब म्यू बार भी कम हो जाएगा। यहां तक समझ में आया, शाबाश। यही वजह है, अगर हम ये मॉलिक्यूल देखेंगे इसमें स्ट्रेन है तो यहाँ पे देखो इसका जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो है, यानी वेव नंबर जिसपे ये वाइब्रेट करता है वो है 1697 पर सेंटीमीटर, जबकि इसमें 1674 ही है। ये इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये कंजुगेशन है और ये स्ट्रेन है। समझ में आया। अब छठा फैक्टर हम डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड अ रिंग स्ट्रेन। अब ये रिंग स्ट्रेन समझाने से पहले मैं आपको ये बताऊं, सपोज मेरे पास में कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ये ऐसा सिर्फ कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाता, तो मैं बोलूंगा इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3। यहां पे s कैरेक्टर कितना है, s कैरेक्टर यहां पे 33% s कैरेक्टर, याद रखना। यानी sp3 यहाँ पे 4 ऑर्बिटल्स में है ना, 4 ऑर्बिटल्स में s का कितना कंट्रीब्यूशन है, 33%, राइट। अब मैं अगर ये लूं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, मेरी बात समझ लेना, यहां पे s कैरेक्टर होगा क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना, sp2 सॉरी इसमें 25% है, इसमें 20, आज पता नहीं दिन कैसा है, आज उल्टा पुलट हो रहा है। इसमें 25 क्योंकि 4 को आप इसमें डिवाइड करो तो 25%, और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, 3 ऑर्बिटल्स हैं तो s कैरेक्टर होगा 33%। इन दो पे मैं आपको समझा दूंगा पहले। अब इसमें s कैरेक्टर कम है 25% और इसमें s कैरेक्टर ज्यादा है, कितना 33%। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 109.5, जबकि यहाँ पे बॉन्ड होल एंगल होगा 120। क्लियर। अब मैं और एक मॉलिक्यूल दिखाता हूँ। मान लीजिए कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना दिया तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना है 180 डिग्री। हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp, s कैरेक्टर कितना है, s कैरेक्टर है कितना, शाबाश 50%। इसका मतलब जब s कैरेक्टर बढ़ता है तो बॉन्ड एंगल भी बढ़ता है। समझ में है ना। तो मैं ये कहूंगा कि बॉन्ड एंगल जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s कैरेक्टर, s कैरेक्टर, एंड s कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये मैं समझा दूंगा नीचे। मैं यहां पे लिखता हूं बॉन्ड
angle, it is directly proportional to S character. S character is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये याद रखना। अब यहाँ पे मैं ये बात समझा देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे ये छोटा रिंग है, बाकी बात समझ में आ जाएगी। यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड। ये 3 मेंबर्ड रिंग है, 3 मेंबर्ड रिंग। तो इसका मतलब यहाँ पे जो रिंग है ना, ये छोटी रिंग है। यहाँ पे रिंग स्ट्रेन ज्यादा होगा, स्ट्रेन यहाँ पे ज्यादा होगा रिंग में। रिंग स्ट्रेन ज्यादा होगा तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल भी जो ये कम होगा, यानी यहाँ का जो ये एंगल होगा ना, ये थोड़ा सा चिपका होगा। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इसकी, बिल्कुल sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। लेकिन sp2 में जो बॉन्ड एंगल बनता है वो होता है 120। अब ये भी 120, ये भी 120, ये भी 120, मेरी बात समझ लेना। लेकिन ये जो रिंग है ना, ये छोटा है तो इसका मतलब अंदर का जो एंगल है वो छोटा हो जाता है। इसका मतलब बाहर के एंगल जो वो बढ़ जाते। समझ में आना ये यहाँ पे बात समझ लेना। अब इसकी वजह से क्या होता है, देखो यहाँ पे ये एंगल थोड़ा सा कम हो जाता है, ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसमें जो एस कैरेक्टर रहता है, एस कैरेक्टर मैं बोलूँगा, एस कैरेक्टर वो रहता है 45%। कितना रहता है, 45%। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन एंगल थोड़ा सा बड़ा है तो बाहर का जो एंगल है वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, यानी एस कैरेक्टर थोड़ा सा कम हो जाएगा। यहाँ पे 40% एस कैरेक्टर। यहाँ पे अंदर रिंग बड़ी है क्योंकि ये 3 मेंबर्ड रिंग है, ये 4 मेंबर्ड है। जितना रिंग बड़ा हो जाएगा ये एंगल भी रिलैक्स हो जाएगा। ये 5 मेंबर्ड रिंग है तो एंगल और रिलैक्स हो रहा है, तो इसका मतलब अंदर का जो एंगल है वो थोड़ा बढ़ रहा है और बाहर का एंगल थोड़ा सा कम हो जाएगा। एस कैरेक्टर यहाँ पे भी sp2 है ना, तो यहाँ का जो एस कैरेक्टर है वो है 36%। जब हम यहाँ पे आते हैं, इसमें रिलैक्स्ड एंगल ये वाला, इसमें एस कैरेक्टर 33.3%, ये याद रखना। देखो इसका एस कैरेक्टर क्यों बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पे एंगल बढ़ गया थोड़ा सा, है ना, एंगल थोड़ा बढ़ गया। देखो यहाँ पे एंगल 180 है तो एस कैरेक्टर 50% है। यहाँ पे एंगल 180 नहीं है, लेकिन वो चिपका हुआ, अंदर से चिपका हुआ, बाहर से खुला हुआ है। बाहर से थोड़ा सा एंगल ये जो है 120 से ज़्यादा, ये वाला एंगल बाहर का एंगल, इसीलिए इसमें एस कैरेक्टर बढ़ गया। क्लियर। तो जितना रिंग स्ट्रेन ज़्यादा होगा, मैं बोलूँगा रिंग स्ट्रेन अगर ज़्यादा होता है तो एस कैरेक्टर ज़्यादा होता है, राइट। ये मॉलिक्यूल 1 है, ये मॉलिक्यूल 2 है, ये मॉलिक्यूल 3 है, सपोज ये मॉलिक्यूल 4 है। अब यहाँ पे स्ट्रेन ज़्यादा है तो एस कैरेक्टर यहाँ पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम, इससे कम, इससे कम। अब अगर एस कैरेक्टर, बात मेरी समझ लेना, एस कैरेक्टर अगर बढ़ गया तो इसका मतलब ये जो कार्बन है, ये कार्बन जिसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई तो इसका मतलब वो इस बॉन्ड को, ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, ये इस नेगेटिव चार्ज को, ये नेगेटिव सेंटर है ना ऑक्सीजन, इसको अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, जोर से खींचेगा, इसको जल्दी छोड़ेगा नहीं। यहाँ पे भी ये थोड़ा सा खींचेगा, ये और थोड़ा सा खींचेगा, ये और थोड़ा कम खींचेगा। समझ में आना, जितना एस कैरेक्टर कार्बन पे ज्यादा होगा उतना वो ऑक्सीजन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा। तो अगर एस कैरेक्टर बढ़ गया तो मैं बोलूँगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई तो बॉन्ड लेंथ जो है वो कम हो जाएगा और बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाएगा। इतना याद रख लेना। क्लियर। बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गया तो इसका मतलब वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई। यहां तक क्लियर है। रिंग स्ट्रेन ज्यादा, एस कैरेक्टर ज्यादा, एस कैरेक्टर ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा।
ये याद रखना, ये वाला पॉइंट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम, बॉन्ड लेंथ कम तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई तो वेव नंबर भी हमको ज्यादा लगेगा, यानी फ्रीक्वेंसी हमको ज्यादा लगेगी। ठीक, यही मैंने यहां पे लिखा, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर। ये तो हो गया। ठीक, अब मैं अगर इन चारों में से पूछूं आपसे, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ CO वो कहाँ पे ज़्यादा होगी? पहले लेंगे 1 में। 1 में सबसे ज़्यादा एस कैरेक्टर है, इसलिए इसका सबसे ज़्यादा है। इसके बाद में 2, उसके बाद में 3, उसके बाद में 4। आई होप समझ में आया होगा। अब देखो, इसके लिए प्रूफ भी इसका रहता है 18-20 पर सेंटीमीटर 1 वाले का, जबकि 2 वाले का CO स्ट्रेचिंग जो है वो होता है 1775 पर सेंटीमीटर पे, जबकि 3rd वाले का 1751 पे होता है और 4th वाले का 1715 पर सेंटीमीटर पे वाइब्रेशन होता है, CO वाइब्रेशन। क्लियर? अब मैं लास्ट में आपको डायरेक्टली ये बोल सकता हूं कि वेव नंबर जो है या वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिंग स्ट्रेन। रिंग स्ट्रेन ये आप शॉर्टकट में याद रखेंगे। जितना रिंग स्ट्रेन ज्यादा होगा उतना वेव नंबर भी ज्यादा होगा, यानी जितनी छोटी रिंग होगी, छोटे नंबर की रिंग, जैसे 3 मेंबर्ड रिंग छोटी है, 4 मेंबर्ड रिंग उससे बड़ी है, 5 मेंबर्ड रिंग उससे बड़ी है। क्लियर? सो दिस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिंग स्ट्रेन, राइट? या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर रिंग स्ट्रेन ज्यादा तो एस कैरेक्टर ज्यादा। एस कैरेक्टर ज्यादा तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन ज्यादा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन ज्यादा तो इसका मतलब बॉन्ड लेंथ जो है वो कम हो जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई तो वेव नंबर ज्यादा लगेगा, राइट? ये था यहां तक। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। मान लीजिए एक एग्जांपल है ये 3 मेंबर्ड रिंग है। दूसरा है यहाँ पे हमारे पास में 4 मेंबर्ड रिंग। तीसरा है यहाँ पे 5 मेंबर्ड रिंग और छठा है यहाँ पे 6 मेंबर्ड रिंग। सब में डबल बॉन्ड है। आपको C डबल बॉन्ड C की जो फ्रीक्वेंसी वो बतानी है। ये मॉलिक्यूल 1 है, ये 2 है, ये मॉलिक्यूल 3 है, ये मॉलिक्यूल 4 है, राइट? आपको बताना है कि ये जो CC जो स्ट्रेचिंग है फ्रीक्वेंसी वो सबसे ज्यादा किस में होगी। शाबाश, आपको याद रखना है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिंग स्ट्रेन, यानी जितनी छोटी रिंग उतना रिंग स्ट्रेन ज्यादा। तो मैं बोलूंगा 1 में रिंग स्ट्रेन ज्यादा होगा तो वेव नंबर भी ज्यादा होगा, है ना? क्लियर? 2 में थोड़ा कम तो वेव नंबर भी कम लगेगा, 3 में इससे कम, ठीक, 4 में उससे कम, राइट? अब हम लेते हैं लास्ट 2 इफेक्ट्स। एक आता है उनमें फील्ड इफेक्ट, क्या कहते हैं उसको? फील्ड इफेक्ट। और दूसरा जो है वो है फेज चेंज, वो मैं बाद में बताऊंगा, वो ज्यादा बड़ा नहीं, अब हो गया ऑलमोस्ट, थोड़ा सा ही बचा है। अब देखो फील्ड इफेक्ट का मतलब क्या होता है। फील्ड इफेक्ट का मतलब रहता है रिलेटिव, मैं समझा दूंगा, रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ डाइपोल्स। यानी मान लीजिए अगर किसी मॉलिक्यूल में 2 डाइपोल है, अब वो दोनों डाइपोल किस ओरिएंटेशन में, किस डायरेक्शन में, उसको कहते हैं हम फील्ड इफेक्ट। अब याद रखना, पोलरिटी ऑफ ए ग्रुप जो थी, किसी भी ग्रुप की जो पोलरिटी है, पोलरिटी वो ऑफ ए ग्रुप अगर वो बढ़ जाती है, यानी अगर किसी कोई पोलर ग्रुप आता है मॉलिक्यूल में, तो समझ जाना कि उसका डाइपोल भी ज्यादा होगा। यानी अगर पोलरिटी किसी ग्रुप की ज्यादा है तो उसका डाइपोल भी ज्यादा है। सपोज मेरे पास में ये है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन
और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसमें इसकी पोलरिटी ज़्यादा है तो इसका डायपोल भी ज़्यादा होगा, इसकी पोलरिटी कम है तो इसका डायपोल भी कम होगा। तो पोलरिटी ज़्यादा तो मैं बोलूँगा डायपोल भी, या डायपोल मोमेंट भी ज़्यादा, या डायपोल भी इसका ज़्यादा होगा। समझ में आना। और जितना डायपोल ज़्यादा होगा, आपको मालूम है कि वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी भी उसी के हिसाब से लगती है। यानी पोलरिटी ज़्यादा तो डायपोल ज़्यादा, डायपोल ज़्यादा तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। ये समझ में आई ना मेरी बात। अब एक एग्जांपल मैंने आपको बताया, जैसे कार्बन कार्बन और कार्बन नाइट्रोजन की बात अगर हम करेंगे, ठीक है, यहाँ पे डायपोल डिक्रीज हो रहा है ना, डायपोल डिक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप, यानी सॉरी, इसका डायपोल कम है, इसका डायपोल ज़्यादा है क्योंकि हेटेरोएटॉमिक है ना, तो यहाँ पे डायपोल इंक्रीज होगा। डायपोल इंक्रीज हो रहा तो मतलब इसका डायपोल मोमेंट बढ़ेगा। डायपोल मोमेंट बढ़ेगा मतलब इसका जो म्यू बार है वो बढ़ेगा। इसी तरह से अगर मैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इनकी बात करूं, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ जाती है ना, तो डायपोल मोमेंट बढ़ जाता है तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे इसकी एग्जांपल बताता हूं मैं। अगर मैं कार्बन ऑक्सीजन ले लूं और कार्बन कार्बन ले लूं, कार्बन 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 कार्बन, इन दोनों की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी देखते हैं। इसमें डायपोल ज़्यादा है ना, इस पे डायपोल कम है, राइट। यही वजह है कि इसका डायपोल ज़्यादा है, यही वजह है कि ये 1650 से लेके 1850 पर सेंटीमीटर पे वाइब्रेट करता है, जबकि ये वाला ये बहुत ही कम, ये 1500 से 1650 के बीच में वाइब्रेट करता है। इस फ्रीक्वेंसी पे ये वाइब्रेट करता है। समझ में आया। तो मैं फिर ये बोल सकता हूँ कि डायपोल जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी लगेगी, या डायपोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर। इसका डायपोल ज़्यादा इसलिए इसका वेव नंबर ज़्यादा, यानी इसको ज़्यादा फ्रीक्वेंसी लगती है। इसका डायपोल कम है इसलिए इसको वाइब्रेट कराने के लिए कम फ्रीक्वेंसी लगती है। समझ में आया। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना तो बताया डायपोल डायपोल, ये फील्ड इफेक्ट कहाँ से आता है, ये मैं समझाता हूँ। सपोज मेरे पास में दो ग्रुप्स हैं, एक मॉलिक्यूल ऐसा है कि उसमें इस तरह के बॉन्ड्स हैं। देखो ये कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, क्लोरीन है। कार्बन इज कंपेरेटिवली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इससे भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इससे भी। तो ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा नेगेटिव। इसमें एक डायपोल इधर बनेगा, दूसरा डायपोल इधर बनेगा। मेरी बात समझ लेना। अब दूसरा मॉलिक्यूल मैं लूंगा ऐसा, C डबल बॉन्ड O, C सिंगल बॉन्ड Cl। यहाँ पे एक डायपोल इस डायरेक्शन में बनेगा, दूसरा डायपोल इस डायरेक्शन में बनेगा। तो यहाँ पे देखो, ये डायपोल और ये डायपोल, ये एक दूसरे के डायपोल मोमेंट को थोड़ा सा कैंसिल करेंगे। तो मैं बोलूँगा यहाँ का जो नेट डायपोल मोमेंट है वो कम होगा, जबकि ये डायपोल और ये डायपोल ये अपोजिट नहीं है बिल्कुल। इनका जो नेट डायपोल मोमेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ये कैंसिल नहीं करेंगे जिस तरह ये करते हैं। तो इसका मतलब इनकी ओरिएंटेशन की वजह से इनमें डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस। समझ में आया। तो अगर मैं अब ये पूछूं डायपोल मोमेंट ज़्यादा, यानी डायपोल ज़्यादा है, तो वेव नंबर इसका ज़्यादा होगा 1 का, 2 का वेव नंबर कम होगा, है ना। वेव नंबर ऑफ 2 जो है वो ज़्यादा होगा वेव नंबर ऑफ 1 से। क्यों? क्योंकि दूसरे मॉलिक्यूल में, यानी मॉलिक्यूल नंबर 2 में डायपोल मोमेंट ज़्यादा है, यानी डायपोल ज़्यादा है, इसमें डायपोल कम है। अब इसका मैं एक ओरिजिनल एग्जांपल बताता हूँ आपको। हम लेंगे ये एक मॉलिक्यूल, एक साइक्लोहेक्सेन लेंगे, ठीक। इसकी यहाँ पे मैं जोड़ दूंगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे होगा Cl। बात समझ लेना, ये एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल है, राइट। दूसरा मॉलिक्यूल भी ऐसा ही है,
यहाँ पे C डबल बॉन्ड O एक्शियल, Cl भी एक्शियल। यहाँ पे डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, यहाँ का डायपोल इस डायरेक्शन में, यहाँ का डायपोल इस डायरेक्शन में, यहाँ पे डायपोल इस डायरेक्शन। तो डायपोल मोमेंट किस में ज़्यादा होगा? ये मॉलिक्यूल 1 है, ये मॉलिक्यूल 2 है। मैं बोलूँगा डायपोल मोमेंट ऑफ 1 इज ग्रेटर देन डायपोल मोमेंट ऑफ 2। सही है ना? इसमें ज़्यादा डायपोल होगा क्योंकि एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट नहीं है, जबकि अपोजिट है तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट कम होगा। तो इसका मतलब मैं बताऊंगा कि फिर वेव नंबर ऑफ 1 विल बी ग्रेटर देन वेव नंबर ऑफ 2। ये भी सच है ना? शाबाश। अब मैं आपको रियलिटी में बताता हूं। अगर आप इसका वेव नंबर देखेंगे वो आता है 1775 पर सेंटीमीटर, इसका वेव नंबर। जबकि इसका वेव नंबर आता है 1725, यानी ऑलमोस्ट 50 पर सेंटीमीटर का फर्क है। तो ये 50 पर सेंटीमीटर का फर्क जो है ये इसकी वजह से, डायपोल की वजह से, यानी फील्ड इफेक्ट की वजह से, रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ डायपोल्स की वजह से, जिसको हम कहते हैं फील्ड इफेक्ट। समझ में आया? तो फील्ड इफेक्ट से हम पहचान सकते हैं कि इसकी जो ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप्स है वो कैसी है, यानी इक्वेटोरियल में है कि एक्शियल में, ये हम पहचान सकते हैं। क्लियर? शाबाश, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब हम लेंगे लास्ट वाला। ये कौन सा था? ये था 8वां, सॉरी हाँ 7वां। अब हम लेंगे 8वां फैक्टर। 8वां फैक्टर जो है वो हमारे पास में फेज चेंजेस है। ये मैं समझा दूंगा, फेज चेंजेस यानी सैंपल कौन से फेज में है, सॉलिड में है, लिक्विड में है कि गैस में। देखो, अगर हम वेपर फेज में लेंगे मॉलिक्यूल को, वेपर फेज, या फिर वेपर फेज से जाएंगे फिर लिक्विड में लेंगे उसको, लिक्विड फेज, लिक्विड से जाएंगे फिर हम उसको लेंगे सॉलिड फेज में। एक ही मॉलिक्यूल है, मान लीजिए वाटर है, ये पहले वेपर में, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड फेज में, यानी इसका फेज हम चेंज कर रहे हैं। वेपर में मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहेंगे तो यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगी। ठीक। लिक्विड में जब जाएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी बढ़ेगी, ये बढ़ जाएगी। जब हम सॉलिड में जाएंगे तो एच बॉन्डिंग जो है ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सो व्हेन वी गो फ्रॉम वेपर, लिक्विड टू सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीजेस। ठीक है, जब हम ऐसे जाते हैं ना तो हम कह सकते हैं कि इस डायरेक्शन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो इंक्रीज होती है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज हो गई तो समझ लेना कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का हमें मालूम है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा होगी उतनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो है यानी वेव नंबर वो उतना कम हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितना ज़्यादा होगा, मैं बोलूँगा ऐसा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर ज़्यादा होगा तो उसमें जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी लगती है वो कम हो जाती है। या हम ऐसा कह सकते हैं कि वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी यानी वेव नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एच बॉन्डिंग। एच बॉन्डिंग मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आया ना? अगर आपसे कोई पूछे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पे ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉलिड्स में ज़्यादा होती है, तो इसका मतलब सॉलिड सैंपल में वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इसकी कम होगी। समझ में आया ना? क्लियर? या मैं कह सकूँ दैट इज इन सॉलिड्स, vibrational frequency is low, mu bar is low। क्लियर? समझ में आया ना? तो आज इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय।